हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्लेम का पैसा कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। क्लेम बहुत सारे होते हैं। एक्सीडेंटल क्लेम होता है, लाइफ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड क्लेम का वो सब अलग अलग प्रोसीजर के थ्रू होता है। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल क्लेम हासिल करना, उसके लिए आपको कोर्ट के कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यहाँ अपने वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगी, तो मेरे वीडियो में अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे देश में एक्सीडेंटल डेथ होने पर या एक्सीडेंटल इंजरी होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का कानून बनाया गया है। लेकिन कई लोगों को ये क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त करना है इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। कई बार तो जिस व्हीकल से एक्सीडेंट होता है उस व्हीकल का मालिक थोड़ा पैसा देकर अपनी जान छुड़ा लेता है, लेकिन दुर्घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मैं अपने वीडियो में आपको यही चीज बताने वाली हूँ कि एमएसीटी का क्लेम, ध्यान दीजिएगा, एमएसीटी का क्लेम करके आप काफी अच्छी अमाउंट अपनी फैमिली को दिला सकते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी फैमिली को। अब आज के वीडियो में हम एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल इंजरी होने पर जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है उसी पर बात करने वाले हैं। थंबनेल में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था और उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे अपने वीडियो में वो सारी जानकारी देने वाली हूँ, तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद वीडियो के अंत में क्षतिपूर्ति की कैलकुलेशन, क्षतिपूर्ति यानी कि एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल इंजरी की कैलकुलेशन, इंजरी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वीडियो के अंत में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। ठीक है, तो क्लेम चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ के मामले में हो या इंजरी के मामले में हो, वहाँ पे जो सबसे पहला कदम होता है वो होता है एफआईआर लिखवाना। एफआईआर जो कि पुलिस स्टेशन में लिखवाया जाता है। अब एफआईआर ध्यान से हमें लिखवानी चाहिए। एफआईआर में एक्सीडेंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए हमें वही लिखवानी चाहिए और वहीं पे हमें जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है उस व्हीकल का नंबर यानी कि उस वाहन का नंबर भी हमें वहीं पे एफआईआर में नोट करवा देनी चाहिए। गलती क्या होती है कुछ लोगों से कि जब वो लोग एफआईआर लिखवाते हैं एक्सीडेंटल डेथ की या एक्सीडेंटल इंजरी की, तो वहाँ पे वो लोग अज्ञात वाहन के तहत अपना एफआईआर लिखवा देते हैं। लेकिन वही आगे चल के फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब मामले को संज्ञान में इन्वेस्टिगेशन में रखा जाता है तो वहाँ पे जब पता चलता है तो वाहन का नंबर बाद में डिनोट करवाया जाता है और फिर एफआईआर में लिखवाया जाता है, जिसकी वजह से कमज़ोर पड़ जाता है हमारा जो मुकदमा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें, पहला कदम है एफआईआर लिखवाना। दूसरा कदम है जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उस वाहन का, उस व्हीकल का नंबर लिखवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद अज्ञात वाहन के तहत एफआईआर लिखवा दी जाती है और इसके बाद जो होता है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जिस वाहन से एक्सीडेंट होता है उस वाहन के ड्राइवर के खिलाफ चालान पेश कर दिया जाता है और इन सब के दौरान हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के संपर्क में रहना चाहिए और हमें उनसे बार बार ये पूछते रहना चाहिए कि हमारे मामले का संज्ञान कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक हमारे मामले की इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, चालान कब आप पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछते रहने चाहिए। ठीक है, ये था तीसरा कदम। इसके बाद जैसे ही मामले में चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तुरंत हमें कोर्ट से उस पत्रावली की सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्लेम प्राप्त करने के लिए उस पत्रावली में दिए गए तथ्यों पर बहुत ही ध्यान से और बारीकी से काम किया जाता है और उसी पत्रावली के तहत हमें आगे का प्रोसीजर और आगे की क्षतिपूर्ति प्राप्त होने में मदद मिलती है। क्लेम पेश करने के लिए सबसे मेन जो सवाल होता है, जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम क्लेम कहाँ पेश करें, किस जगह पेश किया जाए। तो जो क्लेम पेश करने के अधिकारी होते हैं उनके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। वो 3 ऑप्शन मैं यहाँ बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कि पहला ऑप्शन है कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस स्थान से संबंधित कोर्ट में क्लेम पेश किया जा सकता है। दूसरा है जहाँ पर वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है या उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी जहाँ रहते हैं
उस जगह भी हम क्लेम पेश कर सकते हैं। तीसरा है कि जो अपराधीगण है यानी कि ड्राइवर या कार का मालिक, समझ रहे होंगे अपराधीगण, इनका ही तो नाम डाला जाएगा, तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर रहते हैं वहां पे भी क्लेम पेश किया जा सकता है। अब इन तीनों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वो ये है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, जिस व्यक्ति का या तो इंजरी होती है या एक्सीडेंटल डेथ होता है वो, या उसका उत्तराधिकारी जहाँ रहते हैं वहाँ पे पेश किया जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये दूसरा वाला ही होता है। अब किसी भी एक्सीडेंट में क्लेम के मामले में सबसे पहली पार्टी जो होती है वो ड्राइवर को बनाया जाता है, जिस ड्राइवर के द्वारा उस वाहन का एक्सीडेंट होता है। अब उसके बाद उस वाहन का जो रजिस्टर्ड मालिक होता है, उस वाहन के बीमाकर्ता मालिक को भी उस मामले में पार्टी बनाया जाता है। अधिकतर मामलों में जो वाहन इंश्योर्ड होता है, अधिकतर मामलों में जो वाहन होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, इसलिए ज़्यादातर मामलों में जो इंश्योर्ड बीमाकर्ता मालिक होता है वही उसकी पेमेंट करता है, यानी कि क्षतिपूर्ति भुगतान करता है। अब नोट करने वाली बात यह है यहाँ पे कि आपके जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो क्लेम पेश करने के जो अधिकारी होते हैं उनसे आप बात कर लें और उन्हें अपना दूसरा ऑप्शन बताएं। दूसरे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि अगर ये तीनों जगह पे आप या तो स्वयं ही बात करें पेश करने की, या तो अपने वकील के तहत ये बातें उनसे कोर्ट में आप पेश करवा दें। ठीक है। अब क्लेम के मामले में जो मिलने वाली जो राशि होती है, अब उसकी गणना कैसे करें, हमें कितना मिलना चाहिए और किस हिसाब से मिलना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। और इसी में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्लेम का कितना रुपए मिलेगा, कैसे मिलेगा और उसका कैलकुलेशन आप कैसे कर पाओगे। तो इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें दो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो इंजर्ड व्यक्ति हो सकता है जिसको चोट लगी है। चोट भी दो तरह की होती है, उसमें भी अलग अलग अमाउंट डाले गए हैं, वो भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहला पर्सन होता है जिसको चोट लगी है, दूसरा पर्सन होता है जिसकी मृत्यु हो गई हो उस एक्सीडेंट में। तो इन दो ऑप्शन के तहत मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन मैं लेती हूँ जिसमें जिस व्यक्ति को चोट लगी है, यानी कि जो व्यक्ति इंजर्ड है, वो व्यक्ति सबसे पहले अपने इलाज में लगने वाला पूरा खर्चा क्लेम के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसके अलावा अस्पताल आने जाने का खर्चा, दवाइयों तथा पौष्टिक आहार का खर्चा और उसके इलाज के दौरान अपने साथ जो भी अटेंडेंट वो रखता है, उस अटेंडेंट का भी खर्चा वो प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो वो इंजर्ड व्यक्ति है, जितने दिन भी वो भर्ती रहेगा वो व्यक्ति अस्पताल में, प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए उसे वहां पे प्राप्त होगा। इसके बाद इन सब खर्चों के बावजूद भी प्रत्येक चोट के लिए भी उसे क्षतिपूर्ति वहां पे दी जाएगी। अब जो चोट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मामूली चोट होती है, एक गंभीर चोट होती है। मामूली चोट के लिए उसे 2 से 5,000 रुपए पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर गंभीर चोट है तो वहां पे उसको 10,000 रुपए का अमाउंट यानी कि राशि मिलेगी। अब यहाँ पे गंभीर चोट यानी कि जैसे कि कोई भी आपका अंग विक्षेप हो जाए, अंग विक्षेप यानी कि आपकी हड्डियां टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, आपकी आंख फूट जाए, तो वहां पे अमाउंट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 भी हो सकता है। लेकिन गंभीर चोट में किसी भी अंग का विक्षेप होना लाजमी आवश्यक है। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि इन सब के अलावा जो इंजर्ड व्यक्ति होता है, जितने दिन भी वो काम पे अपने नहीं गया है, उतने दिन काम का पैसा भी वो जो पार्टी है उनसे मांग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सीडेंटल इंजरी के बारे में बताया था कि उसमें आप कैसे और कितना और किस हिसाब से पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा ऑप्शन यानी कि एक्सीडेंटल डेथ में आप कितना पैसा कैसे किस लिहाज से मांग सकते हैं क्षतिपूर्ति के रूप में, क्लेम के रूप में मैं बताने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा।
डेथ के पहले अगर उस व्यक्ति के इलाज का भी पैसा उसके परिवार वाले प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्षतिपूर्ति की गणना में मृतक व्यक्ति के जो अंतिम संस्कार या दाह संस्कार पे जो होने वाला पूरा खर्चा होता है वो भी क्षतिपूर्ति के रूप में वो प्राप्त कर सकता है। अब मृतक की आय की क्षति और आश्रितों के अन्य क्षति को भी इसमें कंसीडर किया जाता है इस क्लेम में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी क्षति में आय की क्षति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आय यानी कि इनकम, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो व्यक्ति सालाना कितना कमाता था, उसकी आय कितनी थी, वो कितना रुपए अपने ऊपर खर्च करता था, ये सारी चीजें क्लेम में यानी कि क्षतिपूर्ति के अंतर्गत सम्मिलित की जाएंगी। अब कितना रुपए वो प्रतिवर्ष कमाता था, उसकी जो भी सालाना कमाई थी उसमें से वो राशि वो खुद पर कितना खर्च करता था और वो राशि उस क्षतिपूर्ति यानी कि उस इनकम से घटा दी जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मृतक की आयु को देखते हुए तथा उसकी आयु को भी, आय यानी कि इनकम को भी देखते हुए गुणांक का यूज किया जाता है और मृतक की जो वार्षिक आय होती है उससे 18 गुना तक राशि कोर्ट के द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको मैंने भली भांति समझाने में मैं समर्थ हुई हूँ। अगर किसी को भी कुछ चीज़ें अगर मैंने मिस किया हो तो आप लोग मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007425695। इस नंबर पे आप अपने केस से रिलेटेड, अगर आपका केस बहुत सारी चीज़ों पे पेंडिंग हो जाता है, अगर रुका हुआ है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता दूंगी जो कि आप अपने केस में इन्वॉल्व करके अपने केस को सॉल्व करवा सकते हैं और क्लेम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो में आपको मैंने जो भी जानकारी दी है आपके लिए लाभप्रद होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।